हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कुछ एक्सटेंडेड बॉडीज़ ली थी। उन एक्सटेंडेड बॉडीज़ में अभी तक आप लोगों ने रिंग देखी है, रॉड देखी है, फिर हम लोगों ने शीट देखी, फिर हेमिस्फेरिकल कप देखा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर जिसको शेल भी बोलते हैं, और हॉलो सिलेंडर तक हम लोगों ने ये इनकी डेरिवेशंस देखी और उनके रिजल्ट आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर की वजह से 3 पॉइंट्स पे जैसे हम लोग निकालते आ रहे हैं, सेम वैसे ही हम लोगों ने निकालना है। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a uniformly charged solid cylinder of radius r एंड क्योंकि ये सॉलिड है तो ये वॉल्यूम टाइप बॉडी होगी, ठीक है। जैसे एक रॉड ले लो, राउंड अगर रॉड देखोगे आप लोग, ठीक है, स्टील की रॉड देखो, ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर दिखेगा आपको। वो सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या होगा, ये नॉन कंडक्टिंग होगी। क्या होगी? नॉन कंडक्टिंग। जो भी वॉल्यूम टाइप बॉडी होंगी वो नॉन कंडक्टिंग, इस चीज का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ऑफ रेडियस आर एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बच्चे उसकी कितनी लेंगे हम लोग? रो, ठीक है। और रो मैंने आपको क्या बताया? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। तो यहां पे इसकी डायग्राम बनाएंगे हम लोग पहले, ठीक है, और 3 पॉइंट्स पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर लास्ट में उसका ग्राफ हम लोग देखेंगे। तो यहां ध्यान देना आप लोगों ने, ये एक लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है बच्चे। ये इसकी आ गई एक्सिस, ये इसकी एक्सिस बना ली हम लोगों ने, और इसको हम लेंगे इन्फिनिटी तक क्योंकि ये लॉन्ग है, ठीक है। अब यहां पे मैंने लिखा है ये नॉन कंडक्टिंग है। क्या बच्चे? नॉन कंडक्टिंग और वॉल्यूम टाइप बॉडी है। तो यहां पे देखो चार्ज कहां कहां होगा इसकी? सरफेस पे तो होगा, अंदर भी इसके चार्ज होगा, ठीक है। यहां पे भी चार्ज होगा इसके ऊपर, ठीक है, इस तरह से। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज। चार्ज इस तरह से मतलब बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, बराबर आपने इसके ऊपर बांटा हुआ है चार्ज। और इसकी रेडियस कितनी ली है हम लोगों ने? आर। यहां से यहां तक इसकी रेडियस कितनी ली है हम लोगों ने? आर के बराबर। और यहां पे रो क्या है इसकी? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बोले तो ये क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको इसका यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर क्यूब, ये इसका यूनिट होगा बच्चों। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है इस सॉलिड सिलेंडर्स, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स लेंगे हम लोग यहां से। मान लो 1 पॉइंट लेता हूं यहां पे मैं, ये x डिस्टेंस लिया मैंने यहां से, और ये पॉइंट है आउटसाइड इसके बाहर, ठीक है। पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट कहां लोगे? इसके सरफेस पे, और तीसरा इसके इंटीरियर पे। देखें तो पहले अगर बच्चे एक सॉलिड सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, अगर उसको बहुत दूर से दिखोगे तो क्या आपको एक वो थ्रेड नहीं दिखेगा? एक रॉड दिखेगी। और हमें पता है एक लॉन्ग इनफाइनाइट रॉड की वजह से या थ्रेड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? E इक्वल टू 2k लैम्बडा बाई x, और डायरेक्शन होगी इसकी इस तरफ, x ये डिस्टेंस है बच्चे सेंटर से। क्योंकि अगर दूर से देखोगे तो ये आपको एक
क्या दिखेगा? एक रॉड दिखेगी, थिन रॉड दिखेगी या वायर दिखेगी या थ्रेड दिखेगा। और थ्रेड के ऊपर से हम लोगों ने डेरिवेशन इसकी निकाली हुई है, किसके बराबर होती है? 2k लैम्बडा बाई एक्स। आपने घबराना नहीं है, आपकी बुक्स में यहाँ पे इसकी वजह से रिजल्ट में उसने क्या किया होगा ना, k की वैल्यू डाली होती है। देखो इसको अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्बडा की जगह भी उसने लिख दिया होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L, तो वो वैल्यू पुट करके भी वही रिजल्ट। तो दो तरह के रिजल्ट दिए होते हैं, तो इस चीज का ध्यान देना है आपको। सिर्फ अगर यही रिजल्ट लिखा तो यही नहीं मानोगे आप लोग, कहीं देखना है उसने k की वैल्यू तो नहीं डाली है, लैम्बडा की वैल्यू तो नहीं डाली है। तो ये आ गया हमारे पास आउटसाइड की वजह। तो यहां लिखेंगे बच्चे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू solid cylinder at its outer region। ठीक है, at its outer region। बोले तो पहला जो केस लिया आप लोगों ने, क्या केस लिया है? जब आपका x क्या है? ग्रेटर देन r, इसकी रेडियस से ज्यादा है। तो ये जो सॉलिड सिलेंडर है आपके पास, ये किसके इक्विवेलेंट दिख रहा है आप लोगों को? यहां पे थिन रॉड लिख लेते हैं या वायर लिख देते हैं डायरेक्ट हम लोग, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो एक इनफाइनाइट वायर की वजह से हमें पता है कि x दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। वो रिजल्ट हम लोग यहां लिखेंगे, E = किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? 2k लैम्बडा बाई x। यहां मैं लिख रहा हूं EO, आउटसाइड, बाहर लिया हुआ पॉइंट। जब इससे ये कब है? जब बच्चे x इज ग्रेटर देन r। ठीक है, अब मुझे पता है यहां पे जो लैम्बडा है वो क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्बडा है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। और किसके बराबर लिखते हैं हम लोग? लैम्बडा = चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब मान लो इसकी अगर मैं 1 यूनिट लेंथ लेता हूं, यहां से लेके यहां तक, इतना सा अगर मैं लेता हूं, इसको कितना मान रहा हूं? लेंथ इसकी कितनी ले रहा हूं? 1 के बराबर। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी होगी? 1। लेंथ मैंने कितनी ली है? 1 यूनिट। ठीक है, अब क्योंकि मुझे एक्चुअल में क्या दिया ना, लैम्बडा नहीं दिया ना उसने क्या दिया है? रो। और रो की फॉर्म में मुझे रिलेशन लगाना है यहां पे। तो मुझे पता है कि बच्चे के जो रो होगी, रो किसके बराबर होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगी? अब वॉल्यूम किसके बराबर होगी? एरिया इनटू लेंथ। अब इसका एरिया कौन सा लेना है? सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं लेना है, वो कर्व्ड सरफेस एरिया आपने लिया था हालो में, क्योंकि इसके अंदर भी चार्ज है। तो इसका ये सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन होगा πr²। कौन सा एरिया आएगा इसका? πr²। यह आ गया एरिया, एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो बच्चे यहां से देखो रिलेशन क्या आपके पास आ रहा है? लैम्बडा = Q के बराबर है। और यहां पे अगर मैं लिखूं, देखो Q किसके बराबर आ रहा है? लैम्बडा के बराबर आ रहा है ना। और यहां Q किसके बराबर आ रहा है? रो πr²। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं लैम्बडा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? दोनों को कंपेयर करूंगा, रो πr²। तो यहां पे वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूं जब बचे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? E आउटसाइड आ जाएगा 2k, k की जगह में वैल्यू पुट कर रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और लैम्बडा की जगह मैं क्या लिखूंगा? रो πr²। और नीचे यहां क्या है? x। तो यहां पे क्या क्या कट रहा है? ये 2 कटेगा और यहां रह जाएगा 2। ये पाई और पाई कट रहा है, बाकी कुछ नहीं कटने वाला यहां पे। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, E आउटसाइड, ये किसके बराबर आ रहा है बच्चे? रो r² डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट x। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए भाई। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सॉलिड सिलेंडर एट इट्स आउटर पॉइंट एट ए डिस्टेंस x
फ्रॉम इट्स एक्सिस व्हेन x इज ग्रेटर देन r, उस केस में ये रिजल्ट आता है। तो हमने आउटसाइड निकाला, तो जब मुझे इसके सरफेस पे निकालना होगा, यहां पे, यहां से यहां, उस केस में x किसके बराबर हो जाएगा, r के, x इक्वल टू r, तो ये आ जाएगी e सरफेस पे। इसी रिजल्ट में मुझे x की जगह क्या पुट कर देना है, r, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा बच्चे। तो यहां ध्यान देना है आप लोगों ने, देखें शाबाश। दूसरा केस हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे, एट इट्स सरफेस। और हमें पता है जब हम इसकी सरफेस की बात कर रहे हैं तो उस केस में, केस नंबर सेकंड में आपके पास x इक्वल टू r होगा, और मैं लिखूंगा यहां पे ES इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, रो r स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, x के क्या लिखना है मुझे यहाँ r, तो एक स्क्वायर के साथ कट गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रो r डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई कहां पे, इसके सरफेस पे। अब तीसरा कहां निकालना है हमने, इसके इंटीरियर। अब मुझे बताओ क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, नहीं। क्यों नहीं होगी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, क्योंकि बच्चों ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग होती, जैसे हालो के केस में आपने देखा था क्या आई थी आपके पास वैल्यू, जीरो के बराबर, मगर ये क्या है हमारे पास, नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम मान लो यहां पे एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट है यहां से यहां तक x, तो बच्चे ये इतना सा सिलेंडर बनेगा ना, यहां मान लो इतना सा सिलेंडर ही बना लेते हैं हम लोग, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ज होगा, इसके अंदर चार्ज होगा ना भाई, इस तरह से। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, मान लो इसके सरफेस के ऊपर, आपको यहां से यहां तक बताना है ना, E इंटीरियर, इसके अंदर बतानी है आपको। तो आपके पास ये वाला पोर्शन है पूरा, इस तरह से ऐसे है, और ये इसकी एक्सिस है, और इधर क्या है, चार्ज, ठीक है। अब मुझे कहां बतानी है, इसके एक अंदर, सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैंने एक पॉइंट लिया है, यहां लिखा मैंने EN, मान लो एक पॉइंट मैंने यहां क्या लिया है, P। इस पॉइंट P पे आपको बतानी है। उस केस में मुझे बताओ क्या रेडियस है, ये पॉइंट कम है ना, है ना। तो केस थर्ड हमारे पास क्या आएगा, यहां लिख लेते हैं हम लोग, केस थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां निकालनी है, एट पॉइंट P, और P क्या है, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। उस केस में बच्चे आपके पास क्या है, x इज लेस देन r, ये वाला केस आएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, देखो आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 2k लैम्बडा बाई x, तो मगर यहां पे जो लैम्बडा मुझे लेना पड़ेगा वो इसका अंदर वाला लैम्बडा होगा। उस लैम्बडा की वजह से, मतलब यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, यहां ध्यान देना है आपने, E इनसाइड, क्योंकि इस अंदर वाले पे जितना चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके सरफेस पे। तो मैं ये लिखूंगा 2k लैम्बडा इन, ठीक है, डिवाइडेड बाई x। देखो ये डिस्टेंस यहां से कितना है, x है, और इसके अंदर चार्ज कितना लिया है मैंने, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी ली है, लैम्बडा इन।
ठीक है, तो उसमें रिलेशन निकालूंगा अगर मेरे पास, तो मुझे बताओ रो की वैल्यू किसके बराबर आएगी। इसकी अगर यूनिट लेंथ लेता हूं बच्चे, तो रो मैं लिख सकता हूं यहां पे पाई, आर की जगह मुझे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका था पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होगा पाई, क्योंकि इसकी रेडियस एक्स है, पाई एक्स स्क्वायर इंटू 1, और साथ में यहां क्या लिखूंगा मैं, क्यू। ठीक है, तो क्यू पाई एक्स स्क्वायर, जैसे उस केस में आपके पास रो की वैल्यू आई थी पाई आर स्क्वायर क्यू। ठीक है, क्योंकि इसकी भी यूनिट लेंथ ली हुई है 1 आप लोगों ने, क्योंकि हमें पता है रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चे मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, रो, यहां पे गड़बड़ की क्या हम लोगों ने कुछ, हाँ यहां पे गड़बड़ की ना हम लोगों ने, मुझे क्या लिखना है यहां पे, क्योंकि मेरे पास जो है वो है रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मगर ये कौन सा चार्ज है, जो अनक्लोज है, इसके अंदर जो चार्ज है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर इंटू 1। तो बच्चे यहां क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, रो पाई एक्स स्क्वायर, और यहां पे मुझे पता है कि जो लैम्बडा इनसाइड होगा किसके बराबर, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहां क्यू कितना होगा, लैम्बडा इन। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जो लैम्बडा इन है आपके पास वो कितना है, रो पाई एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मैं चार्ज ले रहा हूँ इसके अंदर जो चार्ज है वो वाला ले रहा हूँ। तो बच्चे मेरे पास रिजल्ट क्या आने वाला है, इसमें मैं पुट करता हूँ वैल्यू, तो यहाँ ध्यान देना है आप लोगों ने, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा E इनसाइड इज इक्वल टू 2 K की जगह मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये तो आ गया। अब लैम्बडा इन की जगह मुझे क्या लिखना है, रो पाई एक्स स्क्वायर। तो बच्चे यहां पे पाई कटने वाला आपके पास, और ये 2 इसके साथ कट जाएगा, और क्या कटेगा, एक्स स्क्वायर इस एक्स के साथ कट जाएगा। तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, ई इनसाइड इज इक्वल टू, ऊपर आ रहा है आपके पास रो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहाँ, एक्स बचेगा सिर्फ, डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चे तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, वो आ गई आउटसाइड, ये आ गई सरफेस के ऊपर, और ये आ गई इनसाइड। तो तीनों रिजल्ट का आपके पास, तीनों का रिजल्ट आया है, तो इसके बेस के ऊपर अब आप क्या करोगे, यहां पे ड्रा एक ग्राफ। ठीक है, देखो तीनों रिजल्ट आपको ये याद होने चाहिए, तीनों रिजल्ट आप लोगों को याद होने चाहिए। इन रिजल्ट को मैं यहीं पे रहने देता हूं, बाकी चीजें मिटा देते हैं, क्योंकि इन रिजल्ट को देख के ही हम लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है। देखें शाबाश, तो मुझे एक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या ड्रा करना है, एक अब ग्राफ ड्रा करना है। तो यहां ध्यान दें आप लोग, इसी चीज को मैं क्या करूंगा, यहां पे प्रोजेक्ट करूंगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे आ गए बच्चे, और ये आ गई, इस डायरेक्शन में मैं क्या लूंगा, एक्स, ये आपका एक्स आ गया, और इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और ये सॉलिड सिलेंडर की ये एक्सिस है, मतलब यहां इसको मैंने ओरिजिन माना हुआ है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन क्या है इसका, सरफेस। यहां पे आपके पास x इक्वल टू किसके बराबर है, r। जब x इक्वल टू r के बराबर है, तो पहला केस देखो, इन साइड पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रही है, क्योंकि x ही यहां पे x के रिलेटेड आपको ग्राफ बनाना है, और वो होगा भी, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो चार्ज बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहां पे आपके पास ग्राफ आएगा कैसे, लीनियर, इस तरह से यह आ जाएगा आपके पास, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। ये सरफेस पे कितनी होती है इसकी वैल्यू, ई सरफेस पे देखो, रो r अपॉन
ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितनी होगी, ई सरफेस पे रो आर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट के बराबर आपके पास ये वैल्यू होगी। उसके बाद देखो सरफेस से जैसे आप आगे जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है। तो उसके बाद का जो ग्राफ होगा आपके पास वो क्या आएगा, रेक्टेंगुलर पैराबोला। इस तरह से ये ग्राफ बनेगा आपके पास ऐसे, ठीक है। यहां पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। तो इस ग्राफ, ये जो सॉलिड सिलेंडर लिया हमने, और ये क्या होगी बच्चे, मैंने क्या बताया आपको, नॉन कंडक्टिंग। तो एक्चुअल में ये रिजल्ट आपके काम के हैं और ये ग्राफ किस तरह से बनता है, ठीक है। ये रिजल्ट आपके बहुत काम के हैं भाई, ये रिजल्ट आप लोगों को याद होने चाहिए। जैसे E आउटसाइड हमने ये लिखा और E इनसाइड कितना होता है, रो एक्स अपान ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और E सरफेस पे आपके पास होता है रो आर अपान ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोगों ने निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडीज की वजह से, तो ये यहीं तक है आपके सिलेबस में, ठीक है। इवन के सॉलिड और हॉलो सिलेंडर आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ डायरेक्ट आपको ये बता देंगे रिजल्ट उसके, इस तरह से याद रखने को। तो मैंने पूरे तरीके से आप लोगों को बताया कि कैसे ये रिजल्ट आता है, क्योंकि आपको तभी याद रहेगी ये चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके ऊपर, तो ध्यान देना आप लोगों ने यहाँ पे। देखें, शाबाश। एग्जाम्पल में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये बोल रहा है आपको कि आपके पास क्या है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। क्या ले रहा हूं मैं यहां पे, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। कितना चार्ज है इसके ऊपर, Q, और चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, यूनिफॉर्मली। ऑफ रेडियस कितनी ली हुई है इसकी, R। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके ऊपर चार्ज दिया हुआ Q, और उसकी रेडियस कितनी है बच्चे, R, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एट ए डिस्टेंस x from its center, a particle of mass m and charge minus q is placed on its axis, इसके एक्सिस पे m से, m एक पार्टिकल है और x दूरी पे रखा है, और x क्या बहुत छोटा है। तो बोल रहा है शो दैट पार्टिकल्स मोशन इज SHM। आपको क्या बताना है, ये जो पार्टिकल है इसका मोशन क्या है, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड आल्सो फाइंड इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, इसको मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा, इसकी फिजिकल सिचुएशन क्या वो SHM करेगा। अगर वो SHM करेगा तो फिर उसका हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। तो यहाँ आप लोगों ने ध्यान देना है, इसको मैं रब करने वाला हूँ तभी जाके यहाँ पे मैं बना पाऊंगा। यहाँ देखिए,
आपको एक रिंग दी हुई है और उस रिंग के ऊपर चार्ज Q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है चार्ज उसके ऊपर। तो यहां मैं डायग्राम बनाता हूं, पहले ध्यान देना है आप लोगों ने। यहां पे ये बच्चे ये आ गई आपके पास एक रिंग, ठीक है। और इस रिंग की रेडियस कितनी बोल रहा है ये? आर के बराबर। इस रिंग की रेडियस कितनी है हमारे पास? आर के बराबर इसकी रेडियस दी हुई है और इसके ऊपर बच्चे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इस तरह से। ये चार्ज है आपके पास, ये ऐसे इस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। कितना चार्ज है? Q। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर आ गया और इसके सेंटर से इसकी एक्सिस पे, ये इसकी एक्सिस आ गई, ठीक है। इसकी इधर देखें, ध्यान दीजिए, इसकी एक्सिस पे सेंटर से बहुत पास में, ज्यादा दूर नहीं, मतलब जो x दूरी है इसके सेंटर से वो क्या है? फार फार लेस देन, बहुत छोटा है, ठीक है। मतलब मान लो 1 सेंटीमीटर होगा ज्यादा से ज्यादा। तो यहां से यहां पे क्या रखा हुआ है? एक चार्ज माइनस Q। अब ये बोल रहा है इस चार्ज माइनस Q का जो मोशन है वो क्या होना चाहिए? SHM। ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो देखो, आप लोगों को अगर याद हो, रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे ये जो दूरी है यहां से यहां तक कितना है? ये x। तो हमें बताया यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इस तरफ होगी और वो कितनी होती है? E इज इक्वल टू के क्यू एक्स। क्यू ये रिंग वाला लिया मैंने, डिवाइडेड बाई के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ड्यू टू ए रिंग एट इट्स एक्सिस पॉइंट, ठीक है। इस तरफ इधर होगी। और मुझे बताओ, अगर यहां से यहां जाते हो तो इधर किस तरफ होगी? इस तरफ, क्योंकि रिंग ऐसे रखी हुई है आपने, इस तरह से रिंग रखी हुई है ऐसे, तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ होगी, इस तरफ लोगे तो इस तरफ होगी। तो मुझे बताओ, एक नेगेटिव चार्ज को फोर्स किस तरफ लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि रिंग के एक्सिस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो नेगेटिव चार्ज को फोर्स किसके डायरेक्शन में लगेगी? अपोजिट, ये डायरेक्शन में इसको फोर्स लगेगी, ठीक है। और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? F इज इक्वल टू जितना इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है और जितनी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब बच्चे, ये चार्ज यहां पे इसको फोर्स लग रही है इस तरफ, किस तरफ आ रहा है? सेंटर की तरफ। मगर जैसे इसने सेंटर क्रॉस किया, अगर मान लो यहां चला गया, तो मुझे बताओ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। और कितनी वैल्यू है उसकी भी? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। मगर नेगेटिव चार्ज जब इधर आएगा तो उसको फोर्स किस तरफ लगेगी? इस तरफ। तो यहां ध्यान दो, जैसे ये इधर आता है, सेंटर को जैसे क्रॉस करता है, इसको फोर्स उस तरफ लगती है। तो ये इधर आया, उधर धक्का लगा इसको, ये उधर खड़ा था, उसको इधर खींच रहा था, तो इसका मोशन क्या होगा बच्चे? ऐसे ऐसे होगा, SHM। इधर से इधर ऐसे ऐसे क्या करेगा? ये ऑसिलेट करेगा। तो ये तो मैंने बता दिया कि इसका मोशन कैसे होगा, SHM। अगर आप पॉजिटिव चार्ज लोगे यहां पे, तो पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही, ठीक है। तो वो उधर ही चला जाएगा, वो वापस खींचने नहीं ला रहा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? ये F इज इक्वल टू, F की वैल्यू किसके बराबर होगी? फोर्स कितनी लगती है? जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पे? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इतनी फोर्स लगती है। मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इसको फोर्स किस तरफ लग रही है? इस तरफ। तो क्या मैं यहां माइनस साइन लगा सकता हूं? क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स है, F इज इक्वल टू माइनस
इसके बराबर आ गया मेरे पास। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि x क्या बहुत छोटा है एज कंपेयर टू r, x इज फार फार लेस देन r। तो क्या मैं यहां पे x की हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर को मैं क्या कर दूंगा यहां पे निगलेक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू किसके बराबर आएगी, माइनस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, इसको मैं क्या कर दूंगा निगलेक्ट। क्यों निगलेक्ट किया मैंने, क्योंकि जो x है आपके पास वो क्या है फार फार लेस देन, बहुत क्लोज है सेंटर से। तो बच्चे यहां पे आपके पास बचेगा आर स्क्वायर और ये 2 और 2 कट जाएगा, तो नीचे क्या आएगा आपके पास आर क्यू। ये आ गई फोर्स। तो मैंने आपको एसएचएम वाली जो भी एग्जांपल्स बताई थी उसमें मैंने कंडीशन बताई थी। एसएचएम वो अगर आपको कहीं पे ऐसी फोर्स दिखती है F फिजिकल टू माइनस के एक्स, तो ये वो फोर्स होती है जो एसएचएम करवाती है। या आपको जो रिलेशन बनाना होता है टाइम पीरियड का वो होता है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ए क्या है एक्सेलरेशन, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एक्स क्या है वो डिस्टेंस, ठीक है, उसके जो पाथ का जो डिस्टेंस है जहां पे वो ऑसिलेट कर रहा है। तो बच्चे देखो ये तो मेरे पास फोर्स आ गई, मुझे इस फॉर्म में लाना है इसको, तो एक्सेलरेशन की फॉर्म में लाना है, तो मैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई m, अगर मैं इसको m से यहां डिवाइड करूं और m से यहां पे डिवाइड करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, a इज इक्वल टू किसके बराबर आने वाला है, माइनस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एम आर क्यू। तो अगर आप लोग यहां ध्यान दो ये सारी टर्म्स क्या है कांस्टेंट, देखो ये रिलेशन बन रहा है इसके साथ कंपेयर करो इसमें, तो अगर मैं उसके साथ कंपेयर करता हूं तो ओमेगा स्क्वायर ये माइनस है और ये माइनस कट जाएगा, तो मुझे बताओ मेरे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एम आर क्यू, ठीक है, सॉरी एक्स नहीं आएगा यहां पे, ठीक है, क्योंकि एक्स यहां पे हम लोगों ने इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो बच्चे ये ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर ओमेगा किसके बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ दिस, और मुझे पता है जो टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा की मैं वैल्यू पुट कर दूंगा बच्चे यहां पे, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा इसका टी इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा की जगह मुझे क्या लिखना है, उल्टा कर दोगे इसको, एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यू, ये आपके पास आ गया जिसका टाइम पीरियड, और ये इसका क्या होगा आंसर। तो यहां पे हम लोगों ने देखा है कि रिंग के एक्सिस पे अगर आप चार्ज रखते हो क्लोज टू द सेंटर तो वो वहां पे क्या करता है एसएचएम करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये रिजल्ट जो है अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आपको याद होगी एक्सिस पे तो तभी आप लोग ये काम कर पाओगे। तो रिजल्ट बड़े काम के हैं, रिजल्ट आप लोगों को याद होने चाहिए तभी बात बनेगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखो ये बोल रहा है आपके पास क्या है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट दी हुई है, और क्या बोल रहा है सिग्मा क्या है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके बाद क्या बोल रहा है ए कर्व्ड पोर्शन, ए कर्व्ड पोर्शन
ऑफ रेडियस आर, एक कर्व्ड पोर्शन है उसकी रेडियस कितनी ली है आर, इज रिमूव्ड फ्रॉम इट, इज रिमूव्ड फ्रॉम इट, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू बतानी है एट पॉइंट P at a distance x as shown in figure, as shown in figure में आपको ये बताया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसने और क्या निकालना है, अभी मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, तो आप लोगों ने ध्यान देना है। आपके पास क्या दिया हुआ उसने, क्या है नॉन कंडक्टिंग शीट। कौन सी शीट है आपके पास, नॉन कंडक्टिंग शीट है। तो बच्चे डायग्राम बनाता हूं मैं, पहले देखें यहां ध्यान दीजिए। ये क्या है आपके पास इस तरह से शीट है, इस तरह से। तो इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है उसने, क्या दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, और बोल रहा है इस शीट में से कर्व्ड पोर्शन वो कट कर देता है। तो मान लो यहां पे अगर मैं एक आर रेडियस का कर्व्ड पोर्शन बनाता हूं इस तरह से, ऐसे, और ये इस तरह से, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी ली है आर, इतना सा पोर्शन उसने कट कर दिया है, और क्या बोल रहा है इस शीट के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसकी वो कितना है सिग्मा, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह से, ऐसे चार्ज इस शीट के ऊपर है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है सिग्मा क्या है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपको बोल रहा है यहां से इसके सेंटर से एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है P जो यहां से कितनी दूरी पे है x दूरी पे है, और यहां पे आपको क्या बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। हमें पता है अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो डायरेक्शन तो होगी बाहर की तरफ E, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ होगी। अब देखो हमने यहां पे क्या दिमाग लगाना है, हमने क्या लगाना है यहां पे, हमें पता है एक शीट की वजह से कितना होता है। अगर मान लो ये पहले पोर्शन, इतना सा पोर्शन अगर ये कट नहीं किया होता, ये पोर्शन क्या किया उसने, ये कट किया हुआ वाला पोर्शन है, ये आपके पास वो पोर्शन है जो इसका कट किया हुआ है। अगर मान लो बच्चे ये कट नहीं किया होता तो ये पूरी शीट होती, पूरी शीट की वजह से यहां कितनी फील्ड होती सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद होगा नॉन कंडक्टिंग की वजह से मैंने बताया, पूरी शीट की वजह से मैंने निकाल लिया। अब मान लो जो इसमें से कट किया है वो क्या निकलेगी, एक डिस्क शीट है ये। अगर आपके पास यहां पे इस तरह से मान लो एक शीट है, ये हाथ, इसमें से छोटा सा पोर्शन कट करोगे एक शीट में से, मेटल की शीट में से, वो छोटा सा पोर्शन क्या मिलेगा आपको डिस्क, और एक डिस्क की वजह से आपने उसके एक्सिस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है। तो पूरी शीट में से अगर मैं डिस्क वाला इसमें माइनस कर दूंगा तो बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी वजह से आ जाएगी। क्या बात समझ आती है? तो यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P किसके बराबर होगी, पहले लिखूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू शीट, शीट की वजह से, मगर कब, जब ये चीज रिमूव नहीं की है, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, ठीक है। उसमें से ये वाला पोर्शन कट कर दूंगा तो बाकी बचा बच्चे ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो बाकी वाला पोर्शन है, क्योंकि पूरी शीट का निकाला आपने, फिर पूरी शीट में से
इतना सा पोर्शन अगर माइनस कर दोगे आप लोग तो ये बाकी रिमेनिंग पोर्शन आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है बच्चे, अब देखो मुझे पता है पूरी शीट जब आपने पार्ट रिमूव नहीं किया है तो उसकी वजह से कितनी होती है, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आप लोगों को रिजल्ट बताया हुआ, आप लोग देख सकते हो। फिर इसमें से मुझे माइनस करना है, एक डिस्क की वजह से उसके एक्सिस पे कितनी होती है, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। यहां होता है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। ये रिजल्ट आता है जी हमारे पास। क्या आता है, ये रिजल्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क की वजह से। ठीक है, अब अगर आप लोग यहां ध्यान दो, इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसके साथ कट जाएगा, बाकी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर जाएगा, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एक्स वो दूरी है इस एक्सिस की, और आर क्या है इसकी रेडियस। क्या बात समझ आती है, क्या बात समझ आती है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू बताई आप लोगों ने। इस ये बाकी वाला जो पोर्शन है था उसकी वजह से हमने पूरी कंप्लीट निकाली, फिर उसके बाद डिस्क वाला पोर्शन माइनस किया, तो ये हमारे पास देखो ये तो आ गया ना, ये वाला, इसको मैं ओपन करूंगा 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा मेरे पास, ये और ये कट जाएगा, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं, बाकी इसमें 1-2 एग्जाम्पल और है, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने आपको बताई, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मैंने बताया ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक्चुअल में दिखती नहीं है, मगर इनको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फील्ड लाइंस ड्रा करते हैं, और उनकी फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो बच्चे आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।